नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह के मामले तमाम देश भर की अदालतों में जा रहे हैं और अदालतों के सामने जब तथ्य पेश किए जाते हैं तो अदालतें भी हैरान हो जाती हैं कि किस तरह के तथ्य और प्रमाण पेश किए जा रहे हैं। इसकी एक मिसाल आज आपको बताएंगे कि किस तरह से पुणे की एक अदालत में हुआ है जहां राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस चल रहा है। इस तरह के कई मामले देश भर की अदालतों में चल रहे हैं, लेकिन वहां जज भी हैरान हो गए जब उनके सामने उनके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जब प्रमाण प्रस्तुत किया गया। क्या है वो खबर, उस पर पूरी नजर आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन इधर कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है कि पिछले कई दिनों से राज्य सरकार में संकट दिखाने की तमाम कोशिशों को कांग्रेस पार्टी के मैनेजमेंट ने कैसे ध्वस्त किया है। आज सुबह मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही नाश्ते पर मिले और उन्होंने तमाम कयासों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बहुत कुछ कहा भी उन लोगों ने, वो भी सुनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र की जो महाविकास अघाड़ी सरकार है बुरी तरीके से संकट में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है और अजीत पवार की एनसीपी, दोनों के खिलाफ सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है और ये दोनों पार्टियां भी बगावत के मूड में दिख रही हैं। आने वाले दिनों में वहां पर निकाय चुनाव हैं, यानी लोकल बॉडीज के चुनाव हैं, उनको लेकर सरकार में वहां पूरी तरह से ये संकट दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ होगा, लेकिन पहले बात करते हैं महाराष्ट्र में पुणे की अदालत में क्या हुआ जहां राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस चल रहा था। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, पुणे की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का केस चल रहा था और वो जो विनायक दामोदर सावरकर थे, उनके पौत्र जो है सत्यकी सावरकर पर पौत्र, उन्होंने वो दायर किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने लंदन में एक दिए भाषण के दौरान सावरकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वो सीडी जो थी वो अदालत में जब चलाई गई तो वो जो अदालत में वो सीडी जो थी वो खाली निकली। अब वो इस मामले की सुनवाई जो थी वो मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे कर रहे थे और जब सीडी चलाई गई और वो खाली निकली तो इसको लेकर फिर कहा गया अदालत की तरफ से कि भाई ये किस आधार पे अब इस मुकदमा आगे चलेगा। यानी जो आपने डाटा जिसमें है ही नहीं, जिसके आधार पे समन इशू हुआ था, तो वही सीडी जब खोली गई, चलाई गई तो सब हैरान थे कि तो खाली है एकदम, तो खाली है, उसके आधार पर ही ये कैसे जारी हो गया। तो ये इसको किया गया, यानी सीधे तौर पर वहां उनके खिलाफ, विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित तौर पर इंग्लैंड में जाकर बयान देने, भाषण देने का मामला दायर किया गया था कि उन्होंने सावरकर का अपमान किया। उसके पक्ष में उनके भाषण की जो क्लिप दिखाई गई, यानी जो जिस सीडी में उनकी क्लिप थी, उस सीडी को जब पेश किया गया अदालत के सामने तो उसमें कुछ था ही नहीं। यानी जो आप आरोप लगा रहे हैं उस आरोप के पक्ष में बताने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, केवल हवा में सारी चीजें हो रही हैं और रोज वो अखबारों में खबर बन रही है कि मानहानि का केस चल रहा है। हाँ, यही मामला है। यही मामला है। और खाली सीडी जब हुई तो उसके बाद जो सावरकर के वकील थे कोल्हटकर, उन्होंने अदालत से कहा कि यूट्यूब पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की अनुमति दी जाए। राहुल गांधी की तरफ से जो वकील पेश हुए मिलिंद दत्तात्रेय पवार, उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता है। इस पर मजिस्ट्रेट अमोल शिंदे जो थे, उन्होंने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि यूआरएल को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के अनुरूप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए सबूत के रूप में स्वीकार नहीं है। धारा 25B के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में मान्य कराने के लिए प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसके बाद जो MP-MLA कोर्ट है उसने सत्यकी सावरकर द्वारा जो याचिका थी उसको भी नामंजूर कर दिया, जिसमें उन्होंने एक अतिरिक्त सीडी चलाने का अनुरोध किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड में ऐसी कोई सीडी मौजूद नहीं है, जो रिकॉर्ड पे वही सीडी चलेगी, जो रिकॉर्ड में नहीं है वो नहीं चलेगी, साफ तौर पर कर दिया गया। कुल मिलाकर जो 14 नवंबर को सत्यकी की मुख्य विचार के दौरान सबूत की गई थी, जो सीडी पेश की गई थी, वो सीडी खाली निकली और खाली सीडी के आधार पर ही मुकदमा कायम कर दिया गया, उस पर समन भी इशू हो गए। ये जो मामला आया है तो ये किस तरीके से षड्यंत्र राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे हैं ये सामने आया समीर। यानी अमलेंदु जी, अगर देखा जाए तो सीडी को अदालत के सामने पेश करने से पहले उसको देखा भी नहीं गया कि वो क्या किया जा रहा है। और इस पर मुझे लगता है कि अगर अदालत को ये लगेगा कि किस तरह से मजाक बनाया गया उस पूरे केस का, तो ये केस दायर करने वालों के खिलाफ भी एक केस बन सकता है। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि किस तरह से हल्के फुल्के मामलों में राहुल गांधी के खिलाफ देश की तमाम अदालतों में केस फाइल कर दिए जाते हैं और फिर उनमें सम्मन जारी किया जाता है। और अदालतों का समय कितना जाया होता है ये देखने वाली बात।
बिल्कुल अदालतों का समय ज़ाया होता है और अदालतों का ही समय ज़ाया नहीं होता है। इन फर्जी मुकदमों की वजह से जो वास्तव में न्याय पाने के लिए जाता है उसका कितना नुकसान होता है। तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े लोग जो हैं किस तरीके से अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए अदालतों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी इस मामले से साबित होता है। समीर जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें ये इससे साबित होती हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ केस तमाम जगहों पर दायर किए जा रहे हैं और उन केस में गंभीरता कितनी है, ये इस बात से साफ साबित हो जाती है कि जो आरोप है और उस आरोप के पक्ष में जो वहां पर पेश किए जा रहे हैं प्रमाण, वो प्रमाण ही खोखले हैं। यानी वो सीडी उसमें कुछ है ही नहीं, ब्लैंक सीडी ले जाकर दिखाया जा रहा है अदालत के सामने। खैर, इधर जो बड़ी खबर आज आ रही है वो आ रही है कर्नाटक में बेंगलुरु से, जहां मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एक साथ मिले। डीके शिवकुमार सिद्धारमैया के घर गए और ये महत्वपूर्ण इसलिए है चूंकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का मिलना कोई बहुत एक कह लीजिए कि दुर्लभ बात नहीं है, लेकिन ये इस चर्चा का विषय इसलिए है कि पिछले कई दिनों से दोनों के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी। डीके शिवकुमार को बागी बताने की कोशिशें की जा रही थी और कर्नाटक की सरकार को खतरे में बताया जा रहा था, वहां पर कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है। विजुअल्स पहले देखते हैं जब डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया मिले सिद्धारमैया के घर पर। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार उनके डिप्टी सीएम हैं। उसके बाद उन दोनों लोगों ने क्या कुछ कहा, मीडिया से भी बातचीत की। पहले देखते हैं कि किस तरीके से सिद्धारमैया के घर पहुंचे हैं डीके शिवकुमार। पिछले कई दिनों से अमलेंदु जी ये कवायद चल रही है कि दोनों के बीच में किस तरीके से मतभेद है। विधायक अगर आकर दिल्ली में नेताओं से मिल रहे हैं तो बताया जा रहा है कि ये किसी गुट के विधायक हैं। हाँ बिल्कुल, ये असल में ये पूरा प्रोपेगेंडा जो था वो भारतीय जनता पार्टी और मीडिया ने मिलकर तैयार किया था और भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के इस प्रोपेगेंडा की एक तरीके से कहा जाए कांग्रेस ने आज हवा निकाल दी, उसको ध्वस्त कर दिया। और जिस तरीके से वहाँ मैनेजमेंट किया गया, डीके शिवकुमार जो थे वो मिलने के लिए पहुँचे सिद्धारमैया के घर, सिद्धारमैया से मुलाकात हुई, दोनों ने साथ साथ भोजन किया। ये साथ में देखिए विजुअल है, ये वहाँ का चित्र आया है, साथ साथ कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद फिर दोनों ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने सारे सवालों के जवाब दिए और कहा कि भाई यहाँ आप लोग जो चला रहे थे ये सब कुछ नहीं है और हाई कमान हमारा जो है उसने हमसे कहा था कि भाई आप बैठक कीजिए, तो हम बैठक कर रहे हैं, तो ये आप लोगों की वजह से हमको बैठक करनी पड़ रही है, वरना बीच में कुछ भी चीजें नहीं है। और बिल्कुल कहा डीके शिवकुमार ने कि हम 2028 में होने वाले चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं इस समय जब हम मिलने के लिए आए हैं। सुनते हैं पहले सिद्धारमैया को, सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस मुलाकात के बाद, इस बैठक के बाद, और उसके बाद फिर सुनेंगे डीके शिवकुमार क्या कह रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें ये दिखा रही हैं कि किस तरह से वहां पर दोनों के बीच मतभेद की खबरें उड़ाई जा रही हैं। और ये खबरें कहां से आई और इसका जो स्रोत है वो ये है कि 2.5 साल की सरकार बनाने का समझौता हुआ था कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे सिद्धारमैया, 2.5 साल रहेंगे डीके शिवकुमार। लेकिन अमलेंदु जी कहीं इस समझौते की कोई आधिकारिक रूप से न तो कांग्रेस पार्टी ने कभी चर्चा की और ना ही इन दोनों नेताओं ने, पर यह भी मीडिया का एक तरीके से इंजीनियर्ड पूरा एक कह लीजिए कि नैरेटिव है जिसको कहा कि 2.5 साल का। कभी किसी ने नहीं कहा कि 2.5 साल का कोई समझौता हुआ है या नहीं हुआ है, और ऐसे समझौते होते भी नहीं है। जी हाँ, कि साहब 2.5 साल ऐसा रहेगा मोदी जी कर लेंगे समझौता कि 2.5 साल मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल नीतीश कुमार रहेंगे जी। तो क्या यहाँ भी हुआ, दिल्ली में भी ऐसा हुई समझौता, या ऐसा हुआ कि 2.5 साल मोदी जी रहेंगे और सवा साल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री रहेंगे जी। हो सकता है यहाँ भी ऐसा कुछ हुआ हो, इस पर तो कोई मीडिया चर्चा नहीं करता कि ऐसा भी समझौता हुआ है। खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि एनडीए में समझौता हुआ है कि 2.5 साल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और 2.5 साल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रहेंगे। अब करो इसका खंडन, कौन करेगा इसका खंडन? तो इसी तरह की खबरें होती हैं। बिल्कुल, तो जैसे ये खबर ऐसी ये थी 2.5 साल सूत्रों के हवाले से आती है, लेकिन उन सूत्रों को कैसे खारिज किया पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री कर्नाटक के जो सिद्धारमैया हैं वो क्या कह रहे हैं डीके शिवकुमार से मिलने के बाद। Unity will continue. The unity will continue. We are together, myself and the President of the KPCC and Deputy Chief Minister, Mr. D.K. Shivakumar and myself are single. We are you are united. You are united, and there is no differences between D.K. Shivakumar and myself. ನೀವಿಬ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರುಗಳು ಕೂಡ
तो क्या सिद्धारमैया पूरी तरह से उन अटकलों को खारिज कर रहे हैं और ये कि यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है डीके शिव कुमार के साथ, वो उनके डिप्टी सीएम है और नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पर इसको लेकर पिछले कई दिनों से ये चीज़ें अब जारी, ये खबरें लगातार चल रही थी मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, और बार बार डीके शिव कुमार इस बात को खारिज कर रहे थे। सिद्धारमैया से भी जब कहा गया तो उन्होंने भी इनको खारिज किया, सिरे से खारिज किया, लेकिन इन सब के बावजूद सूत्र ऐसे थे जो कि पता नहीं कहां से वो खबरें दे रहे थे अमलेंदु जी, यानी जिनको मुख्यमंत्री, जिनके बारे में विवाद हो रहा है, वो सीधे आकर कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि विवाद चल रहा है। हाँ, सूत्र असल में बहुत बड़े खतरनाक होते हैं, सूत्र जो है वो इस तरह की बातें करते हैं और सूत्र ही सारी बातें कर रहे थे और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि भाई जो हमने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा करने के लिए हमने बैठक की और 2028 का चुनाव जो है उसकी तैयारियों के लिए हमने मंत्रणा की है और अपने सांसदों से कहा, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनसे सबसे कहा कि इस सेशन में उठाने की कुछ मुद्दे हैं उनको उठाना है। जो लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से, उसमें कुछ मुद्दे उठाने, कर्नाटक से मुद्दे हैं, गन्ने का है, मक्का के मुद्दे हैं, दूसरे कई प्रोग्राम से वो हैं जो राज्य की मदद नहीं कर रहे हैं, तो ये भी है। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इस पर जो है प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो है राज्य की मदद कीजिए जो आप नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए जो है हमने इन सारे मसलों पर बातचीत। तो सुन लेते हैं क्या कहा डी से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार ने, क्या कहा, क्या मुद्दे क्या हैं मिलने के लिए और क्या कुछ चल रहा है सरकार में, उसके बारे में भी उन्होंने स्पष्ट किया। सुनते हैं डीके शिव कुमार को। और ये सीधे सीधे उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं चल रहे हैं, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और हम ये मिलकर तय कर रहे हैं कि किन मुद्दों को उठाना है लोकसभा में राज्य से जुड़े हुए, और अपने सांसदों से भी हमने कहा है कि वो किसी भी तरह से पार्लियामेंट में जो उनको समय मिल रहा है वो समय वेस्ट ना होने पाए, खराब ना होने पाए। हालांकि अब ये चीज़ें तो सोचने की बात है सरकार को कि पार्लियामेंट में किस तरह से जो वहां पर संसद का जो समय है वो कैसे उसका इस्तेमाल हो, सदुपयोग हो, वेस्ट ना होने पाए। लेकिन राजनीतिक दलों का यही कहना है, डीके शिव कुमार यही कह रहे हैं और अपने सांसदों को भी यही मैसेज दे रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहा डीके शिव कुमार ने। See, if the party wants us to go, definitely we'll go. But have some issues. Nanu Siddaramaiyaru matadidivi. We both have spoken. There are major issues which the parliament members has to take up in this session because they are not supporting us either on the sugarcane or on Mekkejoda, whatever is there, maize issue and various other program. Whatever they had promised, they are not committing to help the state, which we are bound to get the support from the central government. Other day, the Honorable Chief Minister met the Prime Minister also, has given a representation. Yesterday, Mr. Dinesh also has requested the Prime Minister on this issue. So we are going to ask our parliament members, don't waste your time. You are not helping the state government. You will have to go collectively. If you are interested in the interest of state, let us all join to go. And I could see that many of the central ministers were telling that we will be a part of the delegation. I will go. Fortunately, justice has been flown from the seat of justice. As far as Mekkejoda is concerned, we are very proud that we have got a good verdict and the ball lies with the central government now. The CWC has to CWA has to give a decision on that issue. So we are planning to submit a detailed project report, revise the project report. Connected to that, they have to support us on irrigation. They have to support us on all other activities, whatever there. Lot of financial sectors are due. Karnataka is a state, a very important state in the country, where India can be seen through Karnataka and Bangalore. This is the state what we are going to do. We will deliver. So we might have to go to Delhi to apprise to the parliament members. So, 1 minute. If you are urgent, you can please. As far as the no confidence motion is concerned, let them do, because they need some time for the discussion. They will not get the time. They are also politicians. They feel that they can't discuss much. If no confidence motion is there, they can go elaborately. There will be no time.
तो ये दो के दोनों नेता सीधे तौर पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, किसी तरह का दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है और 2028 की रणनीति बना रहे हैं। पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स को क्या कुछ करना है उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यहां पर लगा और यह भी कह दिया कि जो कंफ्यूजन दूर था उसके लिए हम दो साथ यहां बैठे हुए हैं, उनके घर पर हमने मुलाकात की है ताकि अब तो कम से कम आप लोग कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, और ये भी सिद्धारमैया ने भी कहा कि भाई मैंने इन्हें अपने घर बुलाया, इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, ताकि आप लोग जो कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं तो अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। तो मीडिया जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा था वो बीजेपी के कहने से कर रहा था, तो उसको डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने मिलकर उस एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। खतरे में बताई जा रही थी कि कर्नाटक की सरकार है, लेकिन खतरे में तो असली महाराष्ट्र की सरकार समझी, उस पर भी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों लोगों ने बैठक की और बैठक करके साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये किस तरीके से मीडिया कर रहा था, इसको लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्होंने भी कहा कि ये मसला था नहीं, लेकिन इसको मीडिया बना रहा था और भाजपा के इशारे पर बना रहा था। उसको भी हम लोग सुन सकते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा। बिल्कुल, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही हैं कर्नाटक के मुद्दे पर, वहां जो सरकार के भीतर संकट की बात की जा रही थी उसको लेकर, जिसको खारिज कर दिया है आज सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने मुलाकात करके और स्पष्ट किया कि ये मुलाकात हो रही है, इसका मतलब है कि हमारे बीच में किसी तरह का कोई भी जो संघर्ष है वो नहीं है। सुनते हैं प्रियंका चतुर्वेदी को। देखिए, चर्चा सब जगह हो रही है, मीडिया में ज़्यादा हो रही है, आपस में उनके इतनी नहीं हो रही होगी जितना मीडिया उसको तूल दे रही है। और उसमें स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि इस पे बातचीत होगी, इस पे निर्णय लिया जाएगा और उनका जो कमिटमेंट है कर्नाटका की जनता के साथ है। कर्नाटका की जनता को जो जो वादे किए थे वो पूरी करने की बात है। 5 साल के लिए एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कंटिन्यूटी रहेगी या चेंज आएगा वो जनता के सामने आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको तूल दे रही है, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर दे रही है? ये लोग तो वो पार्टी हैं जो रातों रात चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरा कैबिनेट बदल देते हैं और चीफ मिनिस्टर को ही नहीं पता चलता है कि कौन अगला चीफ मिनिस्टर बनने वाला है और वो सीएम नहीं रहने वाले। तो ये जो बार बार इसको तूल करने का काम है, जो मुद्दे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। उधर Q2 में तो उस पर प्रधानमंत्री का भी बयान आया है और सराहना की है जो। तो सीधे प्रियंका चतुर्वेदी कह रहे हैं कि कोई यहाँ पर मतभेद नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। किस तरीके से उसको मीडिया ने पेश किया है और जिसको आज पूरी तरह से दोनों नेताओं ने खारिज कर दिया है, यानी मुख्यमंत्री ने भी और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी। लेकिन ये अभी भी ऐसा लगता नहीं कि ये खारिज इस पर चर्चा समाप्त हो जाएगी, चलती रहेगी, क्योंकि चर्चा जिस वजह से चलाई जा रही है वो वजह लगातार उसको बनाए रखना है और इसके पीछे एक बड़ा नैरेटिव काम कर रहा है। पर स्पष्ट कर दिया है दोनों नेताओं ने कि यहाँ कुछ भी नहीं है, सरकार बेहतर तरीके से चल रही है और 2028 तक चलेगी। 2028 के चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। हाँ, 2028 के चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं, ये साफ तौर पर कह दिया दोनों ने और एकदम साफ मतलब ये स्पष्ट कर दिया कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है और जो भी की जा रही है वो आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। ये साफ तौर पे एक तरीके से दोनों की तरफ से समीजी कह दिया गया। इसको लेकर जो केसी वेणुगोपाल हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि सब कुछ ठीक है और ये सब मीडिया के द्वारा बनाया गया है। तो केसी वेणुगोपाल को भी हम लोग चाहें तो सुन सकते हैं। बिल्कुल, केसी वेणुगोपाल को भी सुनते हैं, लेकिन ये आपको बता दें कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार ने आज बाकायदा मुलाकात की और मीडिया से भी बात की, साफ तौर पर कहा है कि क्या कुछ चल रहा है, स्पष्ट कर दिया कि यहां कुछ नहीं है, ये केवल और केवल मीडिया की ओर से बनाया गया एक नैरेटिव है जो कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है और उसी को ध्वस्त करने के लिए हम दोनों ने मुलाकात की और प्रेस से बात की है। सुनते हैं क्या कहा है केसी वेणुगोपाल ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव। Karnataka, what is happening, you can witness in what happening in Bangalore. Nothing will happen. Congress will be united. They are together now in Bangalore. Okay. तो
तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां पर है ये भी बताया जा रहा है, और दिक्कत का कारण भी मीडिया खुद ही बता दे रहा है अमलेंदु जी कि 2.5 साल सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री रहना था और 2.5 साल रहना था डीके शिव कुमार को, और दोनों नेता कह रहे हैं कि इस तरह की कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये दोनों बता रहे हैं कि साहब कोई विवाद नहीं है, लेकिन मीडिया बता रहा है कि विवाद है, चूंकि 2.5 साल हो गया है तो अब विवाद होना चाहिए। तो 2.5 साल से पहले ही जो था विवाद जो थी वो एक तरीके से करना शुरू हो गया, तो ये विवाद आ रहा है। लेकिन जो कांग्रेस ने इसका जो मीडिया जो मैनेजमेंट था उसकी भी हवा निकाल दी है, और दोनों नेताओं को ये साफ संदेश देके कि भाई आप दोनों एक साथ मिलिए और फिर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। तो दोनों नाश्ते पर मिले हैं, नाश्ता साथ साथ किया है। अब थाली में क्या था ये तो हमने नहीं देखा, वो अब देखना अपना काम भी नहीं है, लेकिन वो जो विजुअल्स आए उसमें दिख रहा है कि दोनों साथ साथ नाश्ता कर रहे हैं। और उसके बाद मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी बात रखी है, मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए, और फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर भी सवाल पूछ लिया है किसी पत्रकार मित्र ने, तो उसको भी डपकते हुए डीके शिव कुमार ने था कि 1 मिनट इसका कोई सवाल ही नहीं है। मतलब जो आप आशंकाएं जता रहे हैं या जो आप सोच रहे हैं कि गिर जाए सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए चैन से सो और हमको भी चैन से काम करने दो, सीधी सीधी बात जो है। कहा उन्होंने कि भाई हम तो बात कर रहे हैं कि 2028 की रणनीति कैसे बननी है, पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स राज्य के हितों के लिए कौन से सवाल उठाएंगे, क्या जरूरी है, और यहां आप बता रहे हैं कि यहां सरकार जाने वाली है, पूर्ण बहुमत की जो सरकार है उसको आप गिराने पर लगे हुए। तो इस तरह का पूरा उन्होंने जवाब दिया दोनों नेताओं ने, सिद्धारमैया ने भी और डीके शिव कुमार ने। हाँ, दोनों ने एक साथ जवाब दिया, और सिद्धारमैया ने भी स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ भाई हमने इनको बुलाया, इन्होंने हमें बुलाया, अब हम इनके घर जाएंगे। तो अभी ये पहुंचे हैं सिद्धारमैया के, जाहिर सी बात है कि चीफ मिनिस्टर के घर पहले जाया जाएगा। अब चीफ मिनिस्टर उनके यहाँ चले जाएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के यहाँ, तो वहाँ सरकार में सब ठीक ठाक है, और मीडिया का जो बनाया हुआ तुआर है वो किसी काम आने वाला नहीं है। तो कहा भी अमलेंदु जी उन्होंने कि हम यहाँ ये सब मिलना और ये उनके घर आना, ये सारी चीजें इसलिए हो रही ताकि आपका सारा संदेह दूर हो जाए, यानी जो मीडिया का जो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता की ये मीडिया का बनाया हुआ, प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं शिवसेना की नेता कि ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव था वो मीडिया ने बनाया हुआ था, और ये जो 2.5 साल का नैरेटिव है ये भी मीडिया का ही बनाया हुआ है, क्योंकि वही मीडिया कह रहा है कि 2.5 साल के लिए सिद्धारमैया को कहा गया था, 2.5 साल के लिए कहां कौन सा समझौता हुआ था, पार्टी ने उसकी जानकारी नहीं दी है, कांग्रेस पार्टी की कर्नाटक इकाई ने कोई जानकारी नहीं दी है, इन दोनों नेताओं ने नहीं दी है, लेकिन मीडिया को ये सारी जानकारी है उनके पास। हाँ, लेकिन मीडिया इस बात की चर्चा नहीं करता समीर जी, जो कि खबरें चल रही हैं कि केंद्र में भी जो है एनडीए में समझौता इसी तरीके का हुआ था कि 2.5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और सवा साल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार रहेंगे। और ये चर्चाएं तो ये भी है कि इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वो एनडीए के नेता चुने गए हैं, बीजेपी संसदीय दल के नेता अभी तक नहीं चुने गए हैं। तो ये चूंकि समझौता एनडीए में हुआ है तो इसलिए बीजेपी का इससे क्या लेना, मतलब बीजेपी संसदीय दल का क्या लेना देना, तो इसलिए अभी तक नहीं चुने गए हैं, ताकि 2.5 साल बाद आसानी से मोदी जी ट्रांसफर कर देंगे। अब वो परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि पहले ही ट्रांसफर करना पड़ जाए मोदी जी को, वो अलग बात है, लेकिन चर्चाएं तो अब ये भी शुरू हो गई हैं। जब कर्नाटक में चर्चा शुरू हो सकती है 2.5 साल के बाद जो मुख्यमंत्री बदला जाएगा, तो दिल्ली में चर्चा क्यों नहीं होगी, साल भर हो गया मोदी जी बदला जाए, पूर्ण बहुमत की सरकार है यहाँ। हाँ, यहाँ तो बहुमत भी नहीं है, बैसाखी में टिके हुए हैं, तो हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार दबाव बना रहे हो कि भाई अब सवा साल हमको रहने दो, उसके बाद फिर तुम बाकी बचा हुआ कर लेना सवा साल अपना पूरा, अब पहले सवा साल हमको दो, हो सकता है ऐसा भी चल रहा हो। कुछ चर्चाएं हैं तो सूत्रों के हवाले से ही तो चर्चाएं, जब अनुमान ही लगाना है और वहां पर तो कैसे जब अनुमान लगाना तो लंबा ही लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, अनुमान कुछ भी लगाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अमलेंदु जी। और चूंकि कहीं कोई लिखित समझौता उसका अगर नहीं है तो उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि उस समझौते के आधार पर दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के बीच मतभेद है और दोनों के बीच भयानक संघर्ष चल रहा है। कैसा संघर्ष चल रहा है, दोनों नेता साथ मिल रहे हैं, कैबिनेट की बैठक हो रही है, और यहां महाराष्ट्र की अगर बात की जाए अमलेंदु जी, तो वहां कैबिनेट की बैठक में एनसीपी और शिवसेना के नेताओं ने जाना छोड़ दिया है, और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के जो उनका वहां पर महायुति का घटक दल है उसके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे रहे हैं। अजीत पवार के बेटे किस तरीके से बड़े जमीन घोटाले में फंसे हुए हैं, सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त में, यानी वहां महायुति के जो घटक दल है, एनडीए के घटक दल है, उनके बीच क्या कुछ चल रहा है, ये इसको लेकर इतनी चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, इसको लेकर बिल्कुल चर्चा नहीं हो रही है, जबकि सबसे ज्यादा घमासान जो है वो महाराष्ट्र में मचा हुआ है। और चर्चा तो ये भी है कि महाराष्ट्र में घमासान जो है देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच भी मचा हुआ है, क्योंकि शिंदे जो है वो अमित शाह के आदमी समझे जा रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस अब सीधे सीधे शिंदे के लोगों के
ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं अमित शाह को ये बताने के लिए कि मैं ताकतवर हूं। तो ये झगड़ा तो वहां असली मचा हुआ है बीजेपी के अंदर जी कि वहाँ देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह के बीच झगड़ा है, तो इसलिए शिंदे के लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। और चर्चा ये है कि शिंदे दिल्ली आए तो अमित शाह से आकर मिले तो शिकायत की थी कि फडणवीस जो है वो हमारे नेताओं को तोड़ रहे हैं। ये चर्चाएं भी हैं। उनके तो बहुत करीबी मंत्री हैं अमलेंदु जी, संजय शिरसाट, उनके खिलाफ जांच का आदेश दे उनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया। एक जो कथित जमीन घोटाला है CID लैंड स्कैम जो कहलाता है सिडको, उसके मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश जो है वो दे दिए हैं देवेंद्र फडणवीस ने। और ये संजय शिरसाट जो हैं ये सामाजिक न्याय मंत्री हैं और एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी माने जाते हैं। और जो मामला है जिसमें उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है तो उसमें है कि नवी मुंबई में सिडको के अध्यक्ष रहते हुए नियमों का उल्लंघन करके एक विवादित भूखंड लगभग 4500 करोड़ रुपए मूल्य का था वो एक निजी परिवार को आवंटित कर दिया उन्होंने। उनके ऊपर ये आरोप है। इसकी जांच जो है उसके लिए कराने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने इन आरोपों की जांच कराने के लिए एक समिति गठित कर दी है। और ये मुद्दा जो है इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रमुख विषय बन गया है। तो खूब जमकर इस पर चर्चा मतलब राजनीतिक गलियारों में हो रही है, लेकिन मीडिया में इस पर खामोशी है। मीडिया पर जो है DK शिव कुमार छाए हुए हैं और सिद्धारमैया छाए हुए हैं। एक बात और, जो 2022 में जब शिंदे अपनी पार्टी को तोड़कर आए थे शिवसेना, उस समय एक बड़ा एक चर्चित नारा हो गया था कि 50 खो के हर चीज ओके, कुछ ऐसा था नारा। यानी 50 करोड़ रुपए बीजेपी ने एक एक विधायक को दिए हैं पार्टी अपनी तोड़कर लाने के लिए। और वो आरोप अब इस समय फिर ताजा हुआ है। बीजेपी के ही एक विधायक ने शिवसेना के विधायक पर आरोप लगाया कि वो 50 करोड़ रुपए लेकर आए हुए। हाँ बिल्कुल, ये शिवसेना के विधायक के ऊपर आरोप लगाया है कि वो लेकर आए हुए थे। तो यानी अब जो आरोप उस समय विपक्ष लगा रहा था तो वो अंदर से अब आवाजें NDA के अंदर से, वो महायुति के अंदर से आने लगी हैं कि इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ ही होंगी, तभी ये आरोप स्पष्टीकरण आने लगा। हाँ इसमें आप स्पष्टीकरण लगा है। और देखिए समीर जी, मजे की बात कि मंत्री की जांच अधिकारी करेंगे। ये अपमान करने वाली और बात जो है कि मतलब केंद्र जो कैबिनेट का मंत्री है उसके खिलाफ जांच जो है वो अधिकारी करेंगे। और इसकी जांच के लिए एक उच्च स्तरीय 6 सदस्यीय समिति जो गठित की गई है उसके प्रमुख जो हैं वो कोकण के संभागीय आयुक्त हैं। और समिति के सदस्यों में जो है वो थाने के मुख्य वन संरक्षक, रामगढ़ के जिला कलेक्टर, सिडको के संयुक्त प्रबंध निदेशक और थाने व रायगढ़ के मुख्य भूमि और सर्वेक्षण अधिकारी शामिल हैं। भाई जिसका चेयरमैन रहते हुए, जिस संस्था का रहते हुए ये आदेश दिए थे जिस पे आरोप है, तो उसी संस्था का प्रबंध निदेशक जो है वो भी संयुक्त प्रबंध निदेशक भी नहीं, वो जांच करेगा। यानी कि वो अपने को बचाने के लिए संजय शिरसाट को फंसाएगा। ये देखिए अमलेंदु जी कि अगर मंत्री के खिलाफ जांच हो रही है तो आप पहले उसको बर्खास्त करिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके प्रसाद पर्यंत वो है, आप उसको पहले बर्खास्त करिए, तब उसके खिलाफ जांच करिए। लेकिन ये आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी एक झटके में फिर सरकार भी चली जाएगी। हाँ, तो यही चूंकि सरकार भी अभी आपकी उनके ऊपर टिकी हुई है और अभी आप तोड़ पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अमित शाह तो कह रहे हैं कि हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम अपनी सरकार बना सकते हैं। तो लेकिन वो अपनी सरकार बना कह सकते हैं। जो देवेंद्र फडणवीस का नाम आने में और मुख्यमंत्री का नाम घोषित होने में समय लगा, वो भी इसलिए लगा कि चूंकि अमित शाह ने जो था वो अंगद का पांव अड़ा दिया था एकनाथ शिंदे के जरिए, तो इसलिए मतलब मजबूर हुए और काफ़ी दिन बाद जो है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो था आ पाया। तो अब देवेंद्र फडणवीस जो ये कहा यह जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अब अपने उस अपमान का बदला शिंदे के लोगों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई करके लेना चाहते हैं अमित शाह से कि शिंदे को बहुत प्रेशर दे रहे थे, अब देखो मैं इसके लोगों को कैसे ठीक करता हूँ। तो ये लड़ाई अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के बीच भी हो रही है, इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। जी बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में इस समय महायुति सरकार में जबरदस्त घमासान चल रहा है। कैसे वहां अपनी सहयोगी पार्टी के ही विधायक और मंत्री, कैबिनेट मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री जांच के आदेश दे रहे हैं, लेकिन उनको हटा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी विवशता है। पर अगर भ्रष्टाचार का मामला है, आप उनके खिलाफ जांच दे रहे हैं, उसी विभाग का अधिकारी उसकी जांच करेगा। पर वहां पर यानी कुल मिलाकर अमलेंदु जी कोई घोटाले की जांच में नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, एक मैसेज देना है, या ये माना जाए कि उनको संजय शिरसाट को फंसाना है। हाँ, इसके अलावा इसका कोई और मकसद नहीं है। फंसाना है या बचाना है, क्योंकि BMC के भी चुनाव हैं और उसमें सभी पार्टियों में ठनी हुई है, बिल्कुल सभी ठनी हुई है। दूसरा फंसाना है कि बचाना है, ये तो जो जांच का आदेश देने वाले और जांच करने वाले हैं वो जाने कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन रोहित पवार जो NCP शरद पवार के विधायक हैं, उन्होंने ही सबसे पहले मुद्दा उठाया था। उन्होंने जो है इसमें कुछ अधिकारियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि एक स्वतंत्र जांच कमेटी गठित की जाए जिसकी निगरानी जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश करें। तो यानी ये कमेटी जो बनी है ये भी बचाने और फंसाने के खेल के लिए बनी है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। बिल्कुल।
तो ये भाई, अब उसी विभाग का अधिकारी जांच करेगा तो फिर वो किस तरह की जांच करेगा अपने आप समझ में आता है। हाँ बिल्कुल, ये भाई जिसमें फंसा हुआ है, जिस विभाग के भ्रष्टाचार का मामला बताया जा रहा है, जिस पे जांच हो रही है, उसी विभाग का एक संयुक्त प्रबंध निदेशक जो है वो उसकी अगर जांच में शामिल होगा तो कैसे सही जांच होगी। पहले तो उस विभाग से कोई होना ही नहीं चाहिए, उस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो जांच तो तभी हो पाएगी। तो रोहित पवार यही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, वहां पर कि उसकी जांच एक स्वतंत्र, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उसकी जांच हो, क्योंकि अगर उसी विभाग का एक अधिकारी जांच करेगा तो उससे आप निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और कहा भी ये जा रहा है कि इस जांच के पीछे कोई वास्तविक चीज ले आना नहीं है, बल्कि यहां पर राजनीतिक विद्वेष अपना दिखाना है और एक मैसेज देना है अपने सहयोगी दलों को कि क्या कर सकते हैं मुख्यमंत्री। पर जो कुछ भी है, भ्रष्टाचार को लेकर कोई ऐसा नहीं है कि गंभीर है, क्योंकि यहां पर जब उनके साथ आ रहे हैं सहयोगी दल तब वो भ्रष्टाचारी नहीं है, और जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। बहुत बड़ा उदाहरण अजीत पवार खुद है, हालांकि उनके बेटे भी जमीन घोटाले में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, उनको भी ये मैसेज दिया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों को मैसेज दिया जा रहा है, शिंदे और पवार दोनों को मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है मतलब अब कायदे में रहिए, फायदे में रहेंगे। ये जो है वो एक तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश जो की जा रही है कि देखिए ये दोनों के खिलाफ एक तरीके से जांच जो है वो कर दी गई है, एनसीपी के नेताओं के खिलाफ भी और एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसके नेताओं के खिलाफ भी। तो अब शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है अपने सहयोगियों के खिलाफ महाराष्ट्र में, ये एक तरीके से देखा जा रहा है समीर जी। तो इस महाराष्ट्र में इस समय महायुति सरकार की स्थिति बड़ी डामाडोल है, वहां आपस में जबरदस्त टकराव है। बीजेपी शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे के गुट वाली जो शिवसेना है और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी। तो क्या कुछ होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन अभी जो कुछ चीजें चल रही हैं वो आपको बताया हमने कि कैसे एक दूसरे के खिलाफ यहां पर बयानबाजियां हो रही है। कुछ एक बड़े दिलचस्प बयान भी आए अमलेंदु जी। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, और जवाब में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम राम के अनुयायी हैं और रावण के अनुयायी नहीं हैं। मतलब एक दूसरे को अहंकार देख लेने की धमकी, ये सारी चीजें बिल्कुल सतह पर दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम सतह पर दिखाई पड़ रही हैं और एक तरह से कहा जाए कि बिल्कुल मतलब जो अंदर का संघर्ष है वो अब सामने आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी देकर, बयानबाजी करके भी और इस तरह की कार्रवाई करके भी। अब हो सकता है कि शिंदे भी जो है कुछ जांच बैठा दे, भाई अपने विभाग की बैठा सकते हैं, उसमें बीजेपी का कोई नेता फंस जाए, ऐसा भी हो सकता है। अजीत पवार भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये कुल मिलाकर कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा संकट की स्थिति पैदा हो सकती है महाराष्ट्र में। एक चीज और भी है अमलेंदु जी कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई इसलिए भी नहीं हो पा रही है, तो उनकी मदद से सरकार चल रही है, अपनी जगह बात है, लेकिन ये भी है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में वोट चोरी और चुनावी प्रक्रिया को एक हाईजैक करने की जो कोशिशों के आरोप लगे थे, उनकी बहुत सारी जो मतलब पूरी कुंडली जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है, क्योंकि उस समय वही मुख्यमंत्री थे, प्रशासन उनके हाथ में था, जो कुछ भी वहां हो रहा था उस सारी चीजों के वो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं। तो अगर वो कुंडली एकनाथ शिंदे खोल देंगे तो बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी, सामने आ ही रही हैं, लेकिन अगर एकनाथ शिंदे भी उसमें समर्थन उसका करने लगेंगे, बताने लगेंगे, तब तो फिर ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ बिल्कुल दिक्कत हो जाएगी, और ये एक तरीके से कहा जाए कि इसके खिलाफ तो पहले भी अजीत पवार भी आवाज उठा चुके हैं। जी हाँ, तो ये सामने चीजें आ सकती हैं। तो और इधर जो है जो चर्चाएं हैं समीर जी, वो चर्चाएं होती हैं, उनके कोई सिर पैर नहीं होते, लेकिन चर्चा ये भी है कि एकनाथ शिंदे को समझाया जा रहा है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी लाड़की बहना योजना की वजह से सरकार बन गई, तो ऐसा नहीं है। ये सरकार तो राजीव कुमार ज्ञानेश कुमार ने मिलकर बनवाई थी, तो सरकार उनकी वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं बनी है, तो ऐसा मत समझो, गलतफहमी मत रहो। तो ये भी समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना ये समझाया जा रहा है तो ये खतरा भी है कि एकनाथ शिंदे बहुत सारी पोल पट्टी ना खोल दें। जी हाँ, तो ये भी हो सकता है। तो ये सब चर्चाएं हैं एक तरीके से, तो ये चर्चाएं क्या चल रही हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और बहुत कुछ है, क्योंकि ये आपस में ही जिस तरह से सिर पिटौल
की स्थिति दिखाई पड़ रही है वो बहुत कुछ संकेत दे रहा है। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि अंदरूनी तरीके से हो रही है, ये बिल्कुल धरातल पर हो रही हैं, स्पष्ट रूप से हो रही हैं और आधिकारिक रूप से हो रही हैं। जांच बैठा देना अपने ही मंत्री के खिलाफ जो कि दूसरी पार्टी का यानी गठबंधन के सहयोगी दल का नेता है उसके खिलाफ, ये सब चीजें बहुत कुछ कह रही हैं। और इधर एसआईआर को लेकर और वोट चोरी को लेकर मामला लगातार गहराता चला जा रहा है और इसका विस्तार भी होता जा रहा है। और अब ये बीजू जनता दल, ओडिशा में बीजू जनता दल के नेता हैं प्रसन्न आचार्य, वो भी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए कैसे वोटों को, विरोधी वोटों को खत्म करने की, उनको काटने की साजिश की जा रही है। सुनते हैं एक बार प्रसन्न आचार्य को क्या कह रहे हैं। See, so far as I understand, there has been number of defects in the SIR, but the Election Commission is not prepared to listen to any objection, and many valid voters have been deleted from the voter list on the pretext of SIR. So many political parties, what happened in Bihar and what is happening in other states, we apprehend that will happen in Odisha also. As you know, West Bengal government has raised serious objection to the SIR. So there should be free and fair revision of voter list, not in the way the Election Commission is doing it now. Today the West Bengal TMC party also meeting with the ECI regarding. Yes, the Trinamool Congress has also raised some valid point, and I think the Election Commission should be fair enough to listen to all these problems and try to solve it. तो ये प्रसन्न आचार्य है, बीजू जनता दल के नेता हैं, कभी एनडीए के भी सहयोगी रहे और एनडीए के सहयोगी रहते रहते यानी बीजेपी के सहयोगी रहते रहते उन्होंने अपनी पार्टी भी गंवाई, सरकार भी गंवाई और वहाँ बीजेपी चली आई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे तमाम दूसरे राज्यों में किया है। और जहाँ सहयोगी दल, क्षेत्रीय पार्टियाँ बची हैं वहाँ अभी उसका प्रयास जारी है। कह रहे हैं प्रसन्न आचार्य कि एसआईआर में कई कमियाँ रही हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन कोई भी ऑब्जेक्शन सुनने को तैयार नहीं है और एसआईआर के बहाने कई वैलिड वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। बिहार में क्या हुआ, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है, हमें डर है कि ओडिशा में भी ऐसा होगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसआईआर पर गंभीर ऑब्जेक्शन उठाए हैं, इसलिए पूरी लिस्ट का फ्री और फेयर रिवीजन होना चाहिए, न कि उस तरह से जैसे इलेक्शन कमीशन अभी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के साथ टीएमपी सांसदों के डेलीगेशन की मीटिंग पर उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने भी कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं और मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके जवाब देगा। लेकिन कल तो किसी भी सवाल का जवाब अमलेंदु जी, टीएमसी के नेताओं के साथ 2 घंटे की बैठक हुई लेकिन उन्होंने 5 सवाल मुख्य रूप से उठाए और कहा डेरेक ओब्रायन ने, जिनके नेतृत्व में डेलीगेशन गया था, कहा किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और यहां तक कि महुआ मोइत्रा ने बताया कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है कि कई बीएलओज की जान गई है। हाँ बिल्कुल, ये जब मतलब मानने को तैयार नहीं थे, उन्हें जानकारी नहीं थी और जब बताया जाकर इस डेलीगेशन ने तो तुरंत एक चिट्ठी जो है चुनाव की तरफ से लिख दी गई है ममता सरकार को कि बीएलओ को बचाइए। अरे धमकी चुनाव की तरफ से मिल रही है, बचाएं ममता। हाँ, प्रेशर जो है, प्रेशर पूरा प्रेशर जो है वो आ रहा है चुनाव आयोग की तब से। सीधे बीएलओ जो है वो घेर रहे हैं चुनाव आयोग का दफ्तर जाकर। और उस पर भी आप जो है सरकार को लिख दे रहे हैं कि चुनाव आयोग की जो वहाँ बिल्डिंग है उसकी सुरक्षा में चूक कैसे हुई। एक तरफ आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आप वो कह रहे हैं कि भाई बीएलओ को बचाओ। तो ये दोहरा रवैया जो है ये भी सामने आ रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं है और जब जानकारी हो जाती है, चूंकि अब ये मजबूरी है, डेलीगेशन ने जाकर बताया है तो अब मजबूरी है। वैसे तो आप तुरंत जो है सोशल मीडिया पर जारी कर देते हैं मिसलीडिंग का ठप्पा। बीएलओ की किसी भी जान जाने पे अभी तक कोई मिसलीडिंग का ठप्पा नहीं आया कि ये मिसलीडिंग है। अभी तक नहीं आया है। हाँ, आएगा कैसे? उनके परिजन खुद ही कह रहे हैं। हाँ। और तो कोई नहीं कह रहा, सीधे उनके परिजन फर्स्ट हैंड अकाउंट है, आप कैसे खारिज कर दोगे? बिल्कुल उसे कैसे खारिज कर सकते हैं? तो इसमें कोई 1-2 मामला नहीं है, अब तक दर्जनों मामले 2 दर्जन से ज्यादा मामले अब तक आ चुके हैं और लगातार इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हो सकता है उस दौरान भी कुछ नई बात आ जाए समीर जी, ये हो सकता है। सचिन पायलट हैं, कांग्रेस के नेता हैं और कल जयपुर में थे आज, उन्होंने कुछ पर एसआईआर को लेकर उन्होंने भी सख्त आपत्तियां कुछ जताई हैं, उनको भी हम लोग सुन सकते हैं। क्या बिल्कुल सुनते हैं सचिन पायलट क्या कह रहे हैं एसआईआर को लेकर। आप लोग करने वाले हैं भाई, एसआईआर देश में कई बार हुआ है, लेकिन पहले कब ऐसा होता था ना चर्चा होती थी, ना मन में आशंका लोगों की थी। लेकिन पहली बार क्योंकि निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है, जो उनके एक्शंस रहे हैं, उसको देखकर लोगों के जहन में बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि बिहार में लाखों लोगों के नाम काटे गए
और अभी भी जो अभियान चल रहा है बहुत कम समय लोगों को दिया गया है। करोड़ों लोगों की वेरिफिकेशन करना, अपलोड करना, अभी इतने सारे राज्यों में BLOs कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कंप्लेन कर रहा है, इतना तनाव और प्रेशर उनके ऊपर डाला जा रहा है, तो ये संकेत है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने जा रही है। निर्वाचन आयोग को एक निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए। पूरे प्रदेश देश में जहाँ जहाँ हम लोग कर सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना ये काम इलेक्शन कमीशन का है, पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो गरीब है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, नौजवान है, बुजुर्ग है, कहीं वो शिक्षा के अभाव में या जानकारी के अभाव में किसी की मंशा उनके नाम काटने की हो, उसको हम पूरा नहीं होने देंगे। तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारे मतदाता हैं, नागरिक हैं, जो उनका वोट देने का अधिकार संविधान में है, उससे वंचित ना रहें, उसको लेकर अभियान चला रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पूरे जहाँ जहाँ 12 स्टेट्स में हो रहा है। लेकिन देखने में आया है कि एक मकान में 100, 150, 200 नाम हैं, डुप्लीकेट नाम हैं, जो जिंदा है उनको मरा दिखाया गया है, जो सब प्रमाण के साथ राहुल जी ने कई बार ये प्रेस को भी दिखाया, देश को दिखाया है कि वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है और इलेक्शन कमीशन के जो एक्शंस हैं वो संदिग्ध हैं। तो ये मेरा आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए, निष्पक्षता से काम करना चाहिए और विचारधारा, दबाव, सरकार, नेता के प्रेशर में काम करेंगे तो ये जनता और कांग्रेस पार्टी को स्वीकार्य नहीं होगा। पायलट साहब, तो यहाँ SIR को लेकर किस तरह से आपत्तियां आ रही हैं, चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है, और जब सुन रहा है तो उसको हैरान है कि उसको तो ये सारी चीज़ें पता ही नहीं है कि BLOs के ऊपर कैसा दबाव बन रहा है और इस दबाव की वजह से उनको क्या कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के पीछे विपक्ष का कहना है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में सरकार और BJP के साथ शामिल हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। एक बार देखते हैं, आज एक फिर कांग्रेस पार्टी ने AI जनरेटेड एक वीडियो जारी किया है, किस तरह से उस नेक्सस के बारे में, यानी चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और सरकार के नेक्सस के बारे में, उनके बीच का जो एक मिली भगत है उसके बारे में वो AI वीडियो खुलासा कर रहा है, बता रहा है। ज्ञानेश कुमार ने जिताया बिहार, ज्ञानेश कुमार ने जिताया बिहार, ज्ञानेश कुमार ने जिताया बिहार। ज्ञानेश भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हम तुम्हें अपनी पार्टी का स्टार प्रचारक घोषित करते हैं। अरे मोदी जी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं तो अपनी वफादारी निभा रहा हूँ। हाँ, वफादार तो तुम हो और चालाक भी। कितनी चालाकी से तुमने बिहार में महागठबंधन के वोट कटवाए, NDA के वोट बढ़ाए, महिलाओं के खातों में पैसा भेजा गया, तुमने आंखें ही बंद कर ली। कमाल ही कर दिया तुमने तो। क्या बात करते हैं, ये तो मेरा फर्ज है। आपके लिए जान दे देंगे जान, आप बस मेरे सिर पर हाथ बनाए रखें, मैं आगे और घपले करूंगा। तो ये तो मुझे लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अगर देखेंगे तो फिर केस कर देंगे अमलेंदु जी कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब केस करें या कुछ भी करें, लेकिन या तो फिर कहें कि या तो शपथ पत्र देना होगा या राष्ट्र से माफी मांगनी होगी। अब चाहे तो कांग्रेस से कहें कि शपथ पत्र दो या माफी मांगो, या फिर ज्ञानेश कुमार जी शपथ पत्र दें या माफी मांगे, या तो शपथ पत्र देकर कहें कि इसमें गलत बात कही गई है, इस वीडियो में शपथ पत्र दें, या फिर माफी मांगे राष्ट्र से। और ये भी ना कर पाए, कुछ ना कर पाए तो इसको कम से कम मिसलीडिंग ही करार दे कि भाई इसमें जो बात कही है गलत है, सब मिसलीडिंग है, हमने नहीं जिताया चुनाव, तो ये भी नहीं कह रहे, अपने से जीते हैं, तो ये भी नहीं कह रहे हैं। तो ये संकट तो पैदा हो रहा है, समीर जी, सवाल तो उठ रहे हैं इस तरीके से संकट जो पैदा हो रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जो हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी SIR को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन और उसके अलावा भी दूसरी पार्टियां, पूरा बीजू जनता दल है भी नहीं उसमें गठबंधन। वही कह रहा हूं कि जो इंडिया गठबंधन के बाहर के भी दल हैं वो भी इसके खिलाफ चुनाव आयोग को ही सीधे बता रहे हैं और इसी नेक्सस की बात कर रहे हैं कि कैसे वो सरकार को, BJP को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा है। बीजेपी में आपस में जूता चल रहा है, सुना है बीजेपी में आपस में कुछ चल रहा है, मार पिटाई भी चल रही है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की चल रही है। हम तो कहेंगे एक को कहो एक यहाँ आ जाओ, कोई वैकेंसी होगी दिखा देंगे, हम वैकेंसी रखेंगे। सर 2027 में आप अकेले नहीं गठबंधन के साथ लड़ेंगे? गठबंधन चुनाव लड़ेगा जी,
तो एसआईआर को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं सभी विपक्षी दल और इंडिया गठबंधन के बाहर के भी जो दल हैं, यानी बीजेपी के अलावा जो दल हैं। यहां तक कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था, एसआईआर को लेकर जेडीयू के कई नेताओं ने उसके खिलाफ आवाज उठाई कि एसआईआर जो हो रहा है वो एक साजिश है। बहुत सारी चीजें हैं। और इसी तरीके से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एआई जनरेटेड एक वीडियो जारी किया है, वहां भी पोस्टर लगे हुए हैं। वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा और कैसे ये पूरा का पूरा इस साजिश में मुख्य चुनाव आयुक्त को शामिल बताया जा रहा है और पूरी की पूरी पूरा श्रेय उन्हीं को दिया जा रहा है। अमलेंदु जी, उन पोस्टर्स को भी देखते हैं जो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, वो समाज पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे हैं और उसमें भी ये बताया जा रहा है कि एसआईआर के बहाने जो है वो दलितों और पिछड़ों और वंचितों अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। ये साफ तौर पर निशाना लगाया और ये साफ तौर पर आरोप जो है पूरा विपक्ष जगह जगह समीर जी लगा रहा है, जगह जगह। अमलेंदु जी, एक बीएलओ के परिजनों ने जिसकी जान चली गई लखनऊ वहां पर यूपी में, उसने साफ तौर पर कहा कि पिछड़ी जातियों के और तमाम लोगों के वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था। बिल्कुल, यही वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा था, ये साफ तौर पर। और जितने भी बीएलओ की आ रही हैं, ये इसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि इसी तरीके के दबाव जो है वो डाले जा रहे हैं। तो अब ये जाहिर सी बात है कि दबाव कौन डाल रहा है? ये दबाव जो है चुनाव आयोग की तरफ से डाले जा रहे होंगे, तभी तो इस तरह की बातें आ रही हैं। और अगर नहीं आ रही तो चुनाव आयोग गंभीर क्यों नहीं है? समाजवादी पार्टी ने भी मांग की है और विपक्षी दलों ने भी मांग की है कि जो जिन बीएलओ की जान गई है उनको 1-1 करोड़ रुपया उनके परिवार परिजनों को मुआवजा दिया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर तो जो आरएसएस से जुड़ा संगठन है, शैक्षिक संगठन, हम लोगों ने परसों चर्चा भी की थी, उसने किस तरह से सवाल उठाए कि कितना वहां दबाव। ये है जो पोस्टर ये वहां पर आज लगा हुआ है कि बीजेपी सरकार के हर बड़े फैसले की कीमत जनता ने अपनी जान देकर चुकाई। नोटबंदी, अव्यवस्था की मार, कई मासूम जाने बैंकों की लाइनों में खत्म हो गई। नंबर 2, काला किसान कानून, अन्नदाताओं को दर्द। और आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसानों की शहादत, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। कोविड के दौरान शून्य तैयारियों के बीच अचानक लॉकडाउन, हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? लॉकडाउन से उपजे पलायन के दौरान फैली भूख, बेबसी और निराशा से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। नंबर 4, एसआईआर चुनाव ड्यूटी, कर्मचारियों की मजबूरी, काम के दबाव में 10 से ज्यादा बीएलओ कर्मियों की जान चली गई। ये वहां के आंकड़े हैं और देश भर में बहुत सारे आंकड़े। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, हर एक संख्या के पीछे एक परिवार का उजड़ना है। ये और कुछ अखबारों की कटिंग्स वगैरह को लगाकर ये पोस्टर जारी किया गया है लखनऊ में समाजवादी पार्टी के बाहर। और इसको लेकर, एसआईआर को लेकर देश भर में, खासकर उन 12 राज्यों में जहां इसकी घोषणा की गई है, उस पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और परसों से यानी सोमवार से जब संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तब भी इस पर जबरदस्त विरोध की संभावना दिख रही है विपक्ष की ओर से। सत्ता पक्ष यानी सरकार उसको कैसे संभालती है, उस पर कोई चर्चा कराती है नहीं कराती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बहुत जबरदस्त है, इसे लेकर अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल, सरकार के ऊपर दबाव इसको लेकर काफी ज्यादा है और सरकार मतलब घिरी हुई दिखाई पड़ रही है। और सीधे सीधे मतलब जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, तो सीधे सीधे ये लग रहे हैं कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इनके पीछे नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार हैं। ये आरोप जो है विपक्ष साफ तौर पर लगा रहा है। कांग्रेस ने तो खैर कई वीडियो इस तरीके के जारी किए हैं, बाकी विपक्ष भी इसी तरीके के आरोप लगा रहा है। तो एसआईआर को लेकर और जो भी जो मतलब वोट चोरी इसको कहा जा रहा है, उसको आप वोट चोरी कहिए, जो भी कहिए, जो इसको लेकर चुनाव आयोग और सरकार दोनों बहुत ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसे लेकर घिरे हुए नजर आ रहे हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार घिरी है और संसद के इस संक्षिप्त सत्र में भी उसको विपक्ष के इन सवालों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे मुद्दे हैं, किस तरीके से चीन का मुद्दा है, अरुणाचल प्रदेश पर फिर उसने अपना दावा एक तरीके से बताया है। भारत के नागरिक को वहां रोक लिया गया चीन में और अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली एक महिला को। इसके अलावा ताजा तरीन मामला जिस तरह से नेपाल अपने 100 के नोट पर भारतीय इलाकों को अपना बता रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है और जबरदस्त आपत्ति जताई है इस पर, कहा है कि अब तो नेपाल भी आंखें दिखाने लगा है। देखते हैं उस ट्वीट को, क्या लिखा है कांग्रेस पार्टी ने।
ये उस नेपाल का 100 रुपए का नोट है जिस पर भारतीय इलाकों को अपना बताया है। कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि नेपाल ने अपने 100 रुपए के नोट पर जो मैप लगाया है उसमें भारत के कई इलाकों को अपना बताया है। यह हरकत कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मोदी सरकार को इस पर सख्त लहजे में नेपाल को जवाब देना चाहिए। आज मोदी सरकार की विफल विदेश नीति का खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। कभी चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है तो कभी नेपाल अपने नक्शे में भारत के इलाकों को शामिल करता है। यह बताता है कि मोदी सरकार ने विदेश नीति के नाम पर सिर्फ रीलबाजी की है। एस जयशंकर ने आंखों से लेजर लाइट निकलवाई है और नरेंद्र मोदी ने नए नए पोज में फोटो खिंचवाई है। कोई लाल आंख नहीं दिखाई जा रही है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप बार बार वो रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने ये कहने का कि हमने दबाव डालकर डर दिखाकर ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया है भारत सरकार पर सीधे, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं है। पर संसद के इस सत्र में भी ये मुद्दे सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। बिल्कुल समीर जी, ये मुद्दे सरकार का पीछा छोड़ने वाले नहीं है और जोर शोर से ये मुद्दे उठेंगे। अभी तक तो केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात हो रही थी कि 62 बार उसने कहा है कि भाई ये जो हमने रुकवाया है ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया। अब तो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया ट्रंप का दावा ये, इसके साथ साथ चीन ने जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया और अब ये नेपाल, यानी तीन देशों के मामले पे सरकार जो बुरी तरीके से घिरी हुई है। सरकार और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो काफी ज्यादा घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर एक चीज और आई है अमलेंदु जी, जीडीपी के ताजा आंकड़े जिसको लेकर काफी शोर मचाया जा रहा है। आंकड़ों की खेलबाजी वैसे भी की जाती है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कैसे जो सरकार ने फैसला लिया कि जीएसटी की दरों में कमी कर दी, जिसकी मांग जब तब से हो रही है जब से इसको लागू किया गया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही थी। 240 सीटें पाने के बाद उसने सुना विपक्ष की इस मांग को और अब बता रही है कि उसकी वजह से जीडीपी की ग्रोथ रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं, वो बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो बढ़ोतरी आप दिखा रहे हो, ये इससे देश कितना आगे निकल गया है इसको समझने की जरूरत है। सुनते हैं मनोज झा को क्या कहा उन्होंने। और ये इसको अब निश्चित तौर पर खूब बढ़ा चढ़ाकर इसको पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई इसकी क्या है इसके पीछे जाकर देखने की ज़रूरत है। मनोज झा यही बात कह रहे हैं कि जब तक विकास का जो एक असर है, उसका लाभ है, वो आम लोगों को, गरीब तबके के लोगों को ना मिले, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, विकास का मतलब यही होता है कि आपकी जो आम आबादी है, जो आम नागरिक है, उसका जीवन स्तर ऊपर हो, उसकी क्रय शक्ति बढ़े। आप 80 करोड़ तो यहाँ पे राशन पे ही पल रहे हैं। करोड़ लोगों को तो आप राशन दे रहे हो और 10 करोड़ को मिल नहीं पा रहा है राशन, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है, ये भी है। तो यानी 90 करोड़ लोग जो है वो अब गरीबी की रेखा के नीचे हो गए। ये मोदी जी की 11 साल की उपलब्धि है कि 90 करोड़ लोग जो हैं वो गरीबी की रेखा से नीचे पहुंच गए, जबकि 26% लोगों को गरीबी से ऊपर निकाल लिया गया था। तो मोदी जी के आने के बाद ये मोदी जी के खाते में एक उपलब्धि हुई है। टाटा बिरला या अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ जाए, उससे आपकी जीडीपी अगर बढ़ी तो उससे देश का क्या फायदा हुआ? बिल्कुल। टाटा बिरला ने और अडानी अंबानी ने कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने जो थे यहाँ बने। देखिए दिक्कत क्या है समीर जी कि हमारे यहाँ का पूंजीपति जो है वो उद्योग नहीं लगाता, वो ट्रेडिंग करता है ना। दूसरी जगहों का उद्योगपति जो है वो उद्योग लगाता है, R&D पर खर्च करता है। नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी उद्योगपति पहले तो लगाते ही थे। ये तो पिछले 10 साल की अर्थव्यवस्था है। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ कि 10 साल में हमारा क्या कर रहा है। आप देखिए पहले टाटा बिरला नंबर 1 हुआ करते थे, तो जब वो टाटा बिरला नंबर 1 हुआ करते थे तब उद्योग लगा करते थे और लोगों को लगता है कई शहर बसाए। लोगों को लगता यह था कि अगर सरकारी नौकरी नहीं है और टाटा बिरला की नौकरी कर ली तो वो भी सरकारी नौकरी से कम नहीं है। लेकिन आज स्थितियाँ क्या हैं भाई? अडानी साहब होंगे दुनिया भारत के नंबर 1 अरबपति और दुनिया के 26 में पहुंच गए, यानी अब 650 में पहुंच गए, पहले नंबर 1 हो गए थे। लेकिन रोजगार कितने लोगों को दे रहे हैं? बिल्कुल। तो ये जो है कि रोजगार जब तक नहीं मिलेगा और नए उद्योग नहीं लगेंगे, उत्पादन नहीं होगा, तब तक अर्थव्यवस्था नहीं सुधर सकती। आप मन में खुश हो सकते हैं कि साहब चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, कि पहली अर्थव्यवस्था बन गए। अरे कुछ भी बन जाओ, लेकिन क्या आम नागरिक का जीवन स्तर जो है वो बेहतर हुआ? ये सवाल है और यही पूछ रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के सांसद हैं। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इस पर क्या प्रतिक्रिया दूं? बस आग्रह ये कर सकता हूं कि एक ना एक दिन ये जो पूरा वेंडेटा का निज़ाम है, जो दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों से होता हुआ बिहार तक भी पहुंचता है, इस पे विराम लगना चाहिए।
अन्यथा अगर विराम नहीं लगता है तो कल कौन इसकी जद में आएगा, जब पहिया घूमेगा तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूं उसी संदर्भ में हम सबको इंतजार करना चाहिए। कि पिछली तिमाही इससे बेहतर हुआ है और इसे सुधार और विकास की नीतियों का परिणाम है। मैं आपके वायर सर्विस के माध्यम से कहूं, हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक आर्टिकल 39C है, किसी भी जीडीपी ग्रोथ को, किसी भी ग्रोथ स्टोरी को 39C के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। अगर वो इनकम इनइक्वालिटी को, उस गैप को कम कर रही है तो फिर इसका मतलब है, अन्यथा ये सब बेमानी है। ये आंकड़े लोगों की दैनंदिन की जिंदगी में अपनी छाप नहीं छोड़ पाते। ये कहा जा रहा है कि महायुति में तनाव है, बीजेपी ने शिंदे शिवसेना के 3 नेता शामिल किए, दोनों तरह से जो है चीजें आ रही हैं। मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि एक पूरा लंबा इतिहास रहा है कि दिल्ली दरबार वाली पार्टी के साथ अकाली का क्या हुआ, अभी वहां क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में हमारे बिहार में क्या होगा, सब ये इबारत पढ़ चुके हैं। बस अभी भी समझने में देर होती है। गृह मंत्री ने कहा है कि जिले जो है उससे प्रभावित 126 से घटकर 11 रह गए हैं और तीनों क्षेत्र मुख्य धारा में लौट रहे हैं। देखिए, मेरा हमेशा से ये मानना है कि नक्सलवाद हो या किसी प्रकार का अतिवाद हो, उस अतिवाद से लड़ने के लिए आपको 2 लेवल पर होगा। एक जो लॉ एंड ऑर्डर मैकेनिज्म है और एक है कि वहां की पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी को पीपल सेंट्रिक बनाना। बहरहाल गृह मंत्री से ये भी कहूंगा कि पूर्वोत्तर के हिस्से में मणिपुर भी है, उस पर उनकी प्रतिक्रिया ठोस अब तक नहीं सुनी। तो यहाँ किस तरीके से विकास जो है उसका मतलब ये होता है कि उसका लाभ अगर आम जनता को, गरीब तबके को मिल रहा है तब उसका मतलब है। अदरवाइज कोई ये नहीं कि एक तबका खूब ज़्यादा वो अमीर होता जाए, दूसरा तबका गरीब होता जाए। तो विकास का एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसी की बात कह रहे हैं। और उस बात का जिक्र संविधान के डीपीएसपी में भी किया गया है कि सरकारों का ये दायित्व है कि वो जो राज्य के संसाधन हैं उनका एक जो बराबर का होता है डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सुनिश्चित करना काम होता है। ये बात मनोज झा कह रहे हैं। लेकिन इधर SIR को लेकर जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, आम आदमी की जब बात आती है, यहाँ निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं SIR में लगे हैं, उनकी जान जा रही है और उस विभाग के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को पता भी नहीं चल रहा है कि किसी की जान गई है। उनके लिए कुछ करने की, सिंपैथी दिखाने की बात तो दूर, उनको मालूम ही नहीं है। वो सीधे पूछ ले रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सीधा पूछ रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद भी मालूम पड़ गया, उसके बाद भी जो है आप कोई राहत जो है मुआवजा वो घोषित नहीं कर रहे हैं। आप बल्कि सरकार, शिक्षक संगठन ने पत्र भी लिखा, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, मुख्य चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। और फिर उसके बाद आप जो है सरकार को लिख रहे हैं कि भाई इनको दबाव से बचाओ। अरे दबाव तुम्हारा है, तुमसे ही तो बचाना है और तुम ही पत्र लिख रहे हो। यानी तुम ही मुंसिफ, तुम ही मुजरिम, दोनों काम तुम ही हो और कह रहे हो दूसरे से कि बचाओ इनको। तो कैसे बचाया जाए भाई? और लेकिन इधर अखिलेश यादव ने कुछ मुलाकात की अमलेंदु जी उन BLO के परिजनों से, उनको जो पार्टी की ओर से कुछ मुआवजा देने की घोषणा की और ये भी कहा कि इसमें सरकार को और चुनाव आयोग को भी देना चाहिए। लेकिन सरकार और चुनाव आयोग के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, सुनना बहुत जरूरी है, एक बार सुनते हैं उन्होंने परिजनों से जो बात की और BLOs को लेकर क्या बात कही है। सभी लोग अपना वोट बनवा रहे हैं और सरकार और इलेक्शन कमीशन, हम तो BLO जो जान गई जिन BLO की, उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं। चुनाव आयोग जिनसे काम ले रहा है उनके अगर जान गई परिवार में तो सरकारी नौकरी दें और 1 करोड़ से उस परिवार की आर्थिक तो मांग की है कि 1 करोड़ रुपए और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे। लेकिन चुनाव आयोग को तो पता ही नहीं है कि BLOs के ऊपर दबाव भी बन रहा है और इस दबाव के चलते उनकी जान जा रही है, बीमार हो रहे हैं, उनके सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इसको नकारने से पीछा नहीं छूटने वाला है। SIR को लेकर ज़बरदस्त इस समय माहौल बन रहा है। संसद में भी ये मुद्दा उठेगा, सड़कों पर प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चली
रहा है। और इधर जिस तरीके से यहाँ जो खबर आई कि राहुल गांधी को तमाम मुकदमों में फंसाने की कोशिश हो रही है, उसकी सच्चाई बताई है पुणे की अदालत ने कि मुकदमा दर्ज कराने वालों ने जो प्रमाण रखे हैं, जो सीडी दी है, उसमें कुछ है ही नहीं, ब्लैंक है। तो ये इस तरीके से चल रही है व्यवस्था, इस तरीके से चल रहा है कानून। क्या कुछ हो रहा है, ये बहुत गंभीर मसले हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है संसद में सोमवार से जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। फिलहाल अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।